क्या आप जानते हैं कि लगभग 10% अमेरिकियों का अभी भी यही मानना है कि नासा और अमेरिकी सरकार ने चंद्रमा पर अपोलो 11 को उतारने का सिर्फ नाटक किया था। जी हाँ, ऐसा मानने वाले 1979 से लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो इस फेक मून लैंडिंग का पर्दाफाश कर सकें। बता दें कि चांद पर उतरने वाले दूसरे व्यक्ति बज एल्ड्रिन को 2019 में एक व्यक्ति ने बाइबल पर हाथ रखकर कसम खाने के लिए कहा कि क्या वो सच में चांद पर गए थे। बज ने कसम तो नहीं खाई, पर उस आदमी की नाक जरूर तोड़ दी। इस कंट्रोवर्सी के बाद लोगों को फिर से लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। दोस्तों, आज आप जानेंगे वो सारे कारण जो इस फेक मून लैंडिंग कंट्रोवर्सी की जड़ है। साथ ही आपको उन कारणों के काउंटर आर्ग्यूमेंट भी बताएंगे जिससे आप खुद तय कर सकें कि ये मिशन फेक था या ओरिजिनल। नमस्कार और स्वागत है आपका द मिस्टिका लैंड पर। दोस्तों, इस कंट्रोवर्सी के बारे में बात करें उससे पहले इस मून लैंडिंग के पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी को जरा जान लेते हैं। अमेरिका और रूस के वर्चस्व की लड़ाई। दरअसल उस दौर में कम्युनिस्ट सोवियत रूस और लोकतांत्रिक मूल्य वाली अमेरिका के बीच इस बात को लेकर कड़े कंपटीशन चल रही थी कि सर्वश्रेष्ठ कौन है। रूस ने विश्व का पहला सैटेलाइट भेजा, अंतरिक्ष में यूरी गागरिन को भेजकर एक और रिकॉर्ड बनाया, और तो और सन 1959 में चंद्रमा पर मानव रहित सैटेलाइट भी लैंड करवाया। इस सब के बाद तो ऐसा लगने लगा कि अमेरिका सच में पीछे छूट रहा है। ऐसे में चंद्रमा पर पहला मानव भेजना अब विज्ञानी नहीं बल्कि अमेरिका के राजनीतिज्ञों के लिए भी जरूरी हो गया था। तत्कालीन राष्ट्रपति कैनेडी ने 25 मई 1961 को देश की संसद में घोषणा की कि इस दशक के खत्म होने से पहले ही हमें चांद पर जाने के लिए संकल्प लेना होगा। We choose to go to the moon. ये मिशन आर्थिक तौर पर बहुत महंगा था और उस समय के खर्च को आज के मूल्य में एडजस्ट करें तो अमेरिका ने उस मिशन पर तकरीबन 11,13,762 करोड़ रुपए, 9 साल, 40 इंजीनियर, 12 लोगों की जान को दांव पर लगाया। दशक खत्म होने को था और अमेरिकी राजनेता और वैज्ञानिकों पर दबाव बढ़ता ही जा रहा था। इसी दबाव में 27 जनवरी 1967 को अंतरिक्ष की परिक्रमा के लिए पहला अपोलो मिशन लॉन्च किया गया, जो दुर्भाग्य से असफल रहा। रॉकेट अपनी जगह पर फट गया और उसमें बैठे 3 भावी अंतरिक्ष यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस असफलता से निराश हुए बिना वैज्ञानिकों ने अपनी कोशिशें जारी रखी और आखिरकार 16 जुलाई 1969 को वो दिन आया जब अपोलो 11 रॉकेट ने 3 अंतरिक्ष यात्रियों नील आर्मस्ट्रांग, बज ऑल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस को लेकर चंद्रमा के लिए उड़ान भरी। अमेरिका के साथ पूरी दुनिया ने इस इवेंट को सांस थाम कर देखा। जब नील आर्मस्ट्रांग चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति बने तो उन्होंने कहा, एक आदमी के लिए छोटा सा कदम है, पर मानव जाति के लिए तो ये एक बहुत बड़ी छलांग है। उनकी इस बात में सच्चाई भी है। अंतरिक्ष यात्रियों को सफलतापूर्वक वापस ले आने के बाद सही मायनों में इस मिशन ने अमेरिका को विश्व गुरु और महाशक्ति बना दिया। कैसे एक फिल्म ने खोल दी पोल। अब शुरू होती है हमारी असली कहानी। अमेरिका की सफलता से न सिर्फ रूस बल्कि अमेरिका में भी विपक्षी राजनीतिक दल बौखलाए हुए थे। इसी बीच अफवाह उड़ा दी कि ये सारा मिशन ही नकली था और कोई मून पर लैंडिंग नहीं हुई है। इस अफवाह को शायद रूस ने उड़ाया था, पर उस टाइम किसी ने भी इस खबर को इंपॉर्टेंस नहीं दी थी। लेकिन सन 1978 में एक फिल्म कैप्रिकॉन 1 के रिलीज होने के बाद फिर से इस मिशन पर उंगलियां उठने लगी। एक्चुअली इस फिल्म में दिखाया गया था कि कैसे मंगल ग्रह के लिए उड़ान भरने से पहले ठीक रॉकेट से अंतरिक्ष यात्रियों को सरकार चुपचाप उतारकर एक सीक्रेट लोकेशन पर ले जाती है जहां पर मंगल ग्रह का सेट लगाया गया होता है, और फिल्म डायरेक्टर इन अंतरिक्ष यात्रियों के ऐसे वीडियो बनाता है जैसे वो सच में मंगल ग्रह पर हो। फिर अमेरिकी सरकार इन वीडियोस को नासा के माध्यम से इस तरह रिलीज करवाती है कि अमेरिकी जनता समेत सारी दुनिया इसे सच माने। इस फिल्म के अंत में जब नासा का खाली रॉकेट री एंट्री के समय नष्ट हो जाता है तो अमेरिकी सरकार का भांडा फूटने के डर से इन अंतरिक्ष यात्रियों को मारने का प्लान बनाती है अमेरिका। क्या हुआ? आपको भी कहानी अमेरिका के मिशन से मिलती जुलती लग रही है ना? वैसे फिल्म के अंत में क्या हुआ ये हम आपको नहीं बताएंगे, आप खुद फिल्म देखिए। इस फिल्म के आने के बाद से अमेरिका के चंद्रमा मिशन को लेकर फिर से शंकाएं उठने लगी। पहले जहां सिर्फ 1% लोगों को शक था, मगर अब शक करने वालों की संख्या 10% से ऊपर चली गई। लोगों ने नासा से बहुत सारे सवाल पूछे। नासा को मजबूरन इनका सार्वजनिक तौर पर जवाब भी देना पड़ा। तो चलिए अब एक एक करके हम आपको पॉइंट्स बताएंगे जो इस मिशन को नकली सिद्ध करते हैं, साथ ही वो काउंटर पॉइंट्स भी जो इसे असली बताने के लिए दिए गए। पॉइंट नंबर 1, अगर चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण नहीं है और कोई हवा भी नहीं है तो ये झंडा कैसे फड़फड़ा सकता है?
काउंटर पॉइंट, मून मिशन को लेकर ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सबसे ज्यादा पॉपुलर है। नासा वालों ने इसके जवाब में कहा है कि क्योंकि चंद्रमा पर हवा नहीं है तो इस झंडे के ऊपरी हिस्से पर एक लकड़ी लगाई गई है ताकि झंडा फैला रहे और गिरा हुआ ना दिखे। मगर चंद्रमा पर झंडा लगाते समय दोनों यात्रियों से झंडा थोड़ा झुक गया था, जिसकी वजह से कुछ चित्रों में ऐसा भ्रम पैदा हो रहा है कि झंडा फड़फड़ा रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, नासा वाले सच बोल रहे हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। पॉइंट नंबर 2, बैकग्राउंड में सब काला क्यों दिख रहा है? तारे क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? काउंटर पॉइंट, चांद का एक दिन धरती के 14 दिनों के बराबर होता है और रात भी लगभग इतनी लंबी होती है। क्योंकि ये पिक्चर दिन के टाइम पे ली गई थी तो बैकग्राउंड में सब काला दिख रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो तारों के विपरीत प्रकाश मंद था। यही कारण है कि चित्रों में दिखाई नहीं देते। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अधिकतर फोटो में बैकग्राउंड काला होता है। इसका यह मतलब तो नहीं कि वो भी नकली है। पॉइंट नंबर 3, स्पेस में पृथ्वी के चारों ओर मौजूद वैन एलन रेडिएशन बेल्ट से निकलना अंतरिक्ष यात्रियों के लिए नामुमकिन था। अपोलो 11 उस विकिरण से कैसे गुजरा? काउंटर पॉइंट, बता दें कि वैन एलन बेल्ट पृथ्वी के चारों ओर हाई रेडिएशन का एक क्षेत्र है। वैज्ञानिकों के अनुसार सूरज से निकली घातक किरणें पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में फंस जाती हैं। ये किरणें इतनी घातक होती हैं कि इस क्षेत्र से गुजरने वाले किसी भी रॉकेट में बैठे यात्री इसे 30 मिनट से अधिक नहीं सह सकते और जान गंवा सकते हैं। नासा ने अपने जवाब में कहा कि इसकी जानकारी उनके पास पहले से उपलब्ध थी और मिशन को इस तरह से प्लान किया गया था कि इसके गुजरते समय विकिरण सबसे कमजोर रहे। अतिरिक्त सुरक्षा के लिए नासा ने रॉकेट को इस खतरनाक क्षेत्र से 30 मिनट के अंदर ही निकाल लिया। पॉइंट नंबर 4, जब चंद्रमा पर मॉड्यूल उतरा तो धूल क्यों नहीं उड़ी? और वापसी की उड़ान के बाद उस जगह पर थर्स्ट की आग से बन जाने वाला गड्ढा या कोई निशान क्यों नहीं बना? अमेरिका के अनुसार चूंकि चंद्रमा से उड़ान भरते समय मॉड्यूल हॉरिजॉन्टल था तो धूल उड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, उतरते टाइम हल्की सी धूल देखी जा सकती है, लेकिन वो भी बहुत कम थी क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव पृथ्वी के मुकाबले 6 गुना कम है। पॉइंट नंबर 5, इस फेमस फोटो में बज एल्ड्रिन के हेलमेट में बने प्रतिबिंब में नील आर्मस्ट्रांग और मॉड्यूल को देखा जा सकता है। आखिर ये फोटो किसने खींची? क्योंकि कैमरा तो दोनों के पास ही नहीं दिख रहा है। ये सवाल सुनने में बड़ा ही जेन्युइन लगता है, लेकिन नासा ने साफ किया कि बज एल्ड्रिन ने इस चित्र को नील आर्मस्ट्रांग ने अपने सूट के साथ लगे कैमरे से लिया था। क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष यात्रियों के लिए हाथ में कैमरे लेकर घूमना प्रैक्टिकल नहीं था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सच में ये मून लैंडिंग फेक थी या नासा सच कह रहा है? खैर, सच्चाई जो भी हो, एक बात तो तय है कि इस मून लैंडिंग के पीछे बहुत से ऐसे रहस्य हैं जो भविष्य में सामने जरूर आएंगे। वैसे इसके अलावा अभी कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई है, जैसे कि नासा ने 1979 के बाद चांद को लगभग भुला ही दिया और दोबारा कभी वहां पर गए ही नहीं। और ऐसा क्यों? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। वहीं एक सवाल यह भी है कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के बारे में अभी भी ज्यादा जानकारी नहीं है, फिर भी नासा ने वहां के लिए कोई दूसरा मिशन क्यों नहीं भेजा? दूसरी तरफ जब भारत ने इस दक्षिणी ध्रुव में चंद्रयान 2 भेजा तो वो रहस्यमय तरीके से खराब हो गया। क्या चंद्रमा पर कुछ ऐसा है जो अमेरिका दुनिया से छुपाना चाहता है? क्या वाकई में अमेरिका के हाथ कोई ऐसा रहस्य लगा है जो दुनिया से छुपा रहा है वो? इन सब बातों के जवाब हमें 2024 में मिल सकते हैं, जब नासा साउथ पोल में अपने अंतरिक्ष यात्री को भेजेगा। तब तक तो हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की हमारी इस वीडियो ने एंटरटेन किया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल पर नए मेहमानों से गुजारिश है कि द मिस्टिका लैंड को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिए ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो का लुत्फ उठा सके। हम जल्दी हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।